स्मृति जी, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 साल मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। ऐसे में आपके पास भी 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। 9 साल में कई उपलब्धियां होंगी, लेकिन आपकी नजर में सबसे बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं? मैं आज जनता को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा प्रधान सेवक दिया जिसने जनता की आकांक्षाओं को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया। चाहे वो देश में 11 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण हो, चाहे वो 45 करोड़ लोगों को जीवन में पहली बार बैंक के खाते सुनिश्चित करवाने का काम हो, चाहे वो 32 करोड़ मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देने का काम हो ताकि छोटे स्तर पर व्यवसाय हमारे साधारण परिवारों के नागरिक कर सकें, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल चिकित्सा का लाभ देना हो, जिसके अंतर्गत अब तक 4.5 करोड़ नागरिकों ने मुफ्त की चिकित्सा देश में पाई है, चाहे कोविड के दौरान 220 करोड़ वैक्सीन की मुफ्त डोज हमारे नागरिकों को मुहैया कराने का काम हो, या 80 करोड़ नागरिकों को 1121 लाख मीट्रिक टन की मुफ्त जो फूड ग्रेन है उसकी व्यवस्था करके देने का काम हो। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी सरकार में मुझे भी राष्ट्र को सेवा देने का मौका मिल रहा है। स्मृति जी, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। और मोदी सरकार को लेकर लगातार विपक्ष आलोचक सवाल उठाते रहे हैं कि मुस्लिमों का विश्वास बटोरने में वो कामयाब नहीं रहे। 2014 में मोदी सरकार आई, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। ऐसे में खासतौर से आपके मंत्रालय में सरकार की योजनाएं उस विशेष वर्ग तक पहुंचे जिसके मन में हमेशा संशय रहता है, क्या कुछ किया गया? मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आंकड़े सही कहानी बयान करती हैं तो यूपीए के कार्यकाल में भारत सरकार के इस मंत्रालय ने महज 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा किया। 9 वर्षों में मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के खर्चे सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत किया। ये भी कहना उचित होगा कि आज जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तब हमारे राष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा संख्या में महिला बिना किसी मेल सपोर्ट के, बिना महरम के हज यात्रा पर जा रही हैं। 4,314 ये महिला हाजी अपने आप में इस संकेत को देती हैं पूरे विश्व को कि मोदी सरकार के अंतर्गत वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं। ये भी सत्य है कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब वीआईपी का कोटा लगाया जाता था और गरीब मुसलमान को हज की यात्रा से इस कोटा से वंचित रखा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोटे का बहिष्कार किया। मैंने मंत्री के नाते ये कोटा रद्द किया, हज कमेटी ने इस कोटे को रद्द किया और आज 5,000 लगभग हज की यात्रा की ये विशेष व्यवस्था मोदी सरकार में गरीब मुसलमानों के लिए की गई। ऐसी कई बातें हैं, चाहे वो टॉयलेट बनाने का काम हो, वो भी गरीब से गरीब आबादी में गई जिसमें प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग रहे, चाहे वो बैंक खाता खोलने की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, अथवा बैंक से या फिर विकास से संबंधित कोई भी ऐसी व्यवस्था, उसमें मुस्लिम समाज का उतना ही सहयोग किया गया जितने बाकी समाजों का। बिल्कुल स्मृति जी, आंकड़े आपके हक में हैं जो आपने हमें बताए भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमान, खासतौर से पसमानदा मुसलमानों को जो जोड़ने की पार्टी से कोशिश की जा रही है, लगातार बीजेपी कोशिश की जा रही है, उसमें आप, आपका मंत्रालय और पार्टी वो विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं? आंकड़े भले ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में पहली बार एक सरकार प्रमाणित कर सकती है कि एक समुदाय में अथवा समाज के एक अंश में किस प्रकार से विकास सुनिश्चित करवाया जा रहा है, सीधा डीबीटी के माध्यम से बैंक के खातों में। वो लोग जो मानते थे कि विकास ही वो धरा है जिसके आधार पर देश में राजनीति, राष्ट्रनीति की जा सकती है, उसको सबसे बड़ा प्रमाण मोदी सरकार ने दिया। तो अगर आप ऐसे नागरिक हैं जो विकास में विश्वास करते हैं तो निश्चित नरेंद्र मोदी पर आपका विश्वास होगा। बिल्कुल स्मृति जी, अभी हाल ही में नई संसद का उद्घाटन हुआ, आप भी वहां पर मौजूद थी, आपने उसको लेकर कई ट्वीट्स भी किए, लेकिन कुछ ऐसे ट्वीट्स भी आए, 19 पार्टियां कांग्रेस समेत शामिल नहीं हुई। सेंगोल को लेकर आरजेडी ने भी कई और विवादित ट्वीट किए। सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच ये कड़वाहट लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर सबको साथ होना चाहिए, वहां पर भी ये सहमति क्यों नहीं बन पाती? इसका मैं इतना ही कहूंगी कि कड़वाहट उसके मन में जरूर थी जिसने मोदी को मौत का सौदागर कहा।
कड़वाहट उसके मन में ज़रूर थी जिसने मोदी की मां को गालियां दिलवाई। कड़वाहट उसके मन में ज़रूर थी जिसके प्यादों ने नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता पर कटाक्ष किया। तो ये सवाल सोनिया गांधी से पूछा जाना चाहिए, कब तक इस बात का रंज पालेंगी कि ये गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान सेवक बना। ठीक है स्मृति जी, सेंगोल विवाद पर आपने भी खुद सवाल पूछे हैं। कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहा, कांग्रेस धर्म विरोधी है, क्या कांग्रेस को नंदी के से विरोध है? बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगता है? राहुल गांधी तो खुद माता के द्वारे जा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जो हैं वो मंदिरों के दर्शन करती हैं, आरती करती हैं। देखिए, मेरा ये कटाक्ष या मेरा ये वक्तव्य तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संतों को संसद में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जी, वैसे मेरा ये वक्तव्य तब आया जब कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधि ने, एक सेकंड में बोल लूं, जी, कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधि ने सेंगोल का अपमान किया। जी, अगला सवाल तो मेरा, क्या आप मुझे कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी मेरे धर्म को गाली बकती रहे और मैं अपना विरोध तक दर्ज ना कराऊं? बिल्कुल ठीक है, वो आपकी अपनी राय है। सवाल हमने पूछा और संसद के उद्घाटन पर और जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, नहीं मेरी राय निश्चित रूप से है, मैं अभी पूरा नहीं कर पाई हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। धर्म में विश्वास करते हैं वो नमाज अता नहीं करते, जो राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा ने सड़क पे किया। ओवैसी तो मेरे धर्म के साथ गांधी खानदान खिलवाड़ ना करे, ऐसी एक नागरिक होने के नाते मेरी अपेक्षा है। आपको लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको लगता है कि हिंदू धर्म में आस्था में जो विश्वास करते हैं वो नमाज अता करते हैं? हिंदू धर्म छोड़िए, आपको लगता है जो वाकई में इस्लाम का सम्मान करते हैं वो मूर्ति का अभिनंदन करते हैं? ठीक है, तो किस धर्म के साथ गांधी खानदान खिलवाड़ कर रहा है? इस्लाम के साथ, हिंदुइज्म के साथ? स्मृति जी, ओवैसी साहब भी बहुत खुश नहीं थे, भले ही उन्होंने कहा कि सबको इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की फोटो आई लेटे हुए, पीएम और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि पीएम मोदी एक ही मजहब के लोगों को लोकसभा में लेकर। अगर दंडवत कोई प्रणाम करता है, अगर दंडवत कोई अपने महादेव को प्रणाम करता है, तो ओवैसी साहब को क्यों उससे परहेज है? इसका जवाब सिर्फ ओवैसी साहब दे सकते हैं। एक हिंदू अपने संस्कार का अगर पालन करता है तो ओवैसी साहब उस पर क्यों आपत्ति व्यक्त करते हैं? इसका जवाब सिर्फ ओवैसी साहब दे सकते हैं। स्मृति जी, लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है कि इस बार भी आप अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी और इस बार अमेठी में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर क्या आप राहुल गांधी को मिस करेंगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है कि कौन किस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनेगा। निश्चित रूप से ये आपको बतला दूं, पार्टी चाहे टिकट किसी को भी क्यों ना दे, कांग्रेस एक बार फिर अमेठी में हारेगी। और अगर राहुल जी दोबारा पधारना चाहें तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम दोबारा उन्हें मात देंगे। श्रीमती वाड्रा अगर वहाँ पर अपना आगमन सुनिश्चित करवाना चाहें तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम गांधी खानदान के दूसरे चिराग को भी मात देंगे। स्मृति जी, इस कॉन्फिडेंस की वजह? मैं, अगर आप चुनावी विश्लेषण करें तो बड़ा विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं, उसमें से 4 में कांग्रेस की जमानत हमने जब्त करवाई। और ये वो 4 स्थल थे जहां पर राहुल जी और श्रीमती वाड्रा विशेष रूप से गए चुनाव लड़वाने। क्या ये संकेत पर्याप्त नहीं कि अमेठी में गांधी खानदान का क्या हश्र होने वाला है? लेकिन मैं जेन्युइनली इच्छुक हूं कि वो दोबारा जोर आजमा लें। ठीक है, आफ्टर ऑल बार बार कहाँ मौका मिलता है
इतने बड़े साम्राज्य को मात देने का। स्मृति जी, अब आने वाले वक्त में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में आपके मन में बतौर मंत्री आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अब युद्ध स्तर पर करने ही करने हैं? जब आप जनता के बीच में जाएं उससे पहले कुछ ऐसे काम होंगे जो लिस्ट में छूट गए होंगे? आपको क्यों ऐसा लगा कि 9 वर्षों में युद्ध स्तर पर हर दिन हमने काम नहीं किया? नहीं, मैं बचे हुए टाइम के लिए कह इतना रही हूँ। जनता को आश्वस्त करती हूँ कि भले ही 9 वर्ष हो जाए, किसने कहा कि सिर्फ 24 तक टाइम बचा है? 24 के बाद पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत और नए काम करने हैं। स्मृति जी, आप न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ी और आपने तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, चाहे अमेठी ही नहीं बल्कि एक बार फिर से 2024 में भी सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। और खुली चुनौती गांधी परिवार को कि कोई भी गांधी आए वो फिर भी मैदान में डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार।